So, good morning, all of you. I'm Prabhakar Kumar, and today I'm going to discuss on the topic of hemostasis and feedback system. Basically, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. Hemostasis. The human body is constantly exposed to changes such as जो हमारा बॉडी जो है हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड रहता है, सराउंडिंग पे. सराउंडिंग का क्या है, जो इन्वायरमेंट में हमेशा चेंजेस या अल्टरेशन होते रहता है. होता है ना, कभी बारिश, कभी ठंडी, कभी गर्मी, तो ये सब चेंजेस होते रहते हैं. कौन कौन सा चेंजेस को ह्यूमन बॉडी जो है मतलब बैलेंस करता है. तो पहला कौन सा है आपका, टेम्परेचर चेंजेस, जो इन्वायरमेंट में कभी समर में ज़्यादा टेम्परेचर होती है एंड विंटर में कम, उसके अकॉर्डिंग भी एडजस्ट करते हैं. देन ऑक्सीजन लेवल, तो हमारे बॉडी में होता है ना, जो कभी मान के चलिए हम पहाड़ पे चढ़ने चले गए, ठीक है, उधर क्या है, जो हाई अल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम रहता है, तो बॉडी क्या करता है, उसी अकॉर्डिंग हमारा बॉडी एडजस्ट कर लेता है. ठीक है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिक, बॉडी का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी मीन्स काम करे. फिर नेक्स्ट कौन सा है, चेंजेस इन ब्लड ग्लूकोज. तो हमारा ब्लड, हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो पर्पज क्या रहता है खाने का, वहाँ से ग्लूकोज को फूड से हम लोग लें. उसका पर्पज क्या रहता है, इसी के थ्रू हमको एनर्जी मिलता है, जिसकी वजह से हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं. चेंजेस इन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल, तो हमारा बॉडी में जो है वाटर एज वेल इलेक्ट्रोलाइट का भी मेन रोल है, क्योंकि जो भी हमारा बॉडी का, जैसे आपका नर्वस सिस्टम का एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें अगर इलेक्ट्रोलाइट, अगर सोडियम या पोटासियम ये सब का इम्बैलेंस हो जाए तो उसका भी कंडक्शन में इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट एंड हमारा जो वाटर भी जो है उसका भी बैलेंस बना के रखता है. टू सर्वाइव एंड फंक्शंस प्रॉपरली द बॉडी मस्ट मेंटेन स्टेबल एक्सटर्नल कंडीशन. तो हमारा बॉडी क्या करता है, तो सही तरीके से जो हमारे सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाए. ठीक है, एडजस्ट करना मतलब क्या, सर्वाइव करना, जिंदा रहना. एंड उसके साथ साथ क्या है, जो अपना जो भी नॉर्मल फंक्शनिंग है वो परफॉर्म कर पाए. तो उसके लिए क्या होगा, तो हमारा बॉडी को क्या करना होगा, जो इंटरनल, जो हमारा बॉडी का इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको स्टेबल मीन्स सराउंडिंग के अकॉर्डिंग मेंटेन करके चलना पड़ेगा. दिस बॉडी फंक्शन इज नोन एज हेमोस्टेसिस. तो ये जो हमारा जो ओवरऑल जो बॉडी का जो फंक्शन है, जो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जो हमारा बॉडी का इंटरनल मीन्स एक्टिविटी या कंडीशन को जो मेंटेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेमोस्टेसिस. क्लियर. तो फिर नेक्स्ट क्या आपका डेफिनेशन ऑफ हेमोस्टेसिस. तो हेमोस्टेसिस कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन द स्टेबल एंड कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट ऑफ चेंजेस इन द एक्सटर्नल कंडीशन. तो इसका मतलब क्या हो गया, हीमोस्टेसिस किसको बोलते हैं, तो हमारा बॉडी जो है भले ही सराउंडिंग में कितना भी चेंजेस आते जाए, ठीक है, लेकिन उस अकॉर्डिंग वो क्या करता है, जो उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए क्या करता है, जो उस अकॉर्डिंग जो है बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट को उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है. जैसे एग्जाम्पल में समर में ज़्यादा गर्मी होती है तो बॉडी क्या करता है, जो स्वेट रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर पूरा मेंटेन रहता है. ठीक है, फिर इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, जो एग्जाम्पल्स ऑफ कंडीशंस मेंटेन्ड बाय द हेमोस्टेसिस इंक्लूड. पहला कौन सा है, वही बॉडी टेम्परेचर को करेगा, बॉडी प्रेशर को करता है. देन हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को. अब हमारा क्या है, पीएच ऑफ द बॉडी. पीएच ऑफ द बॉडी जो हमारा किस पे डिपेंड रहेगा, जो भी कंसनट्रेशन CO2 आर पे भी डिपेंड रहता है. ज़्यादा CO2 बढ़ जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा. ठीक है, फिर क्या है आपका वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. तो एक एक करके देखते हैं. ठीक है, तो पहला कौन सा है, बॉडी टेम्परेचर को कैसे, तो हमारा बॉडी जो है तो सराउंडिंग अकॉर्डिंग कैसे करता है. तो पहला क्या है, जो बॉडी हमारा नॉर्मली ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली कितना आता है, नियर बाई 37 डिग्री सेल्सियस रहता है. ठीक है, तो प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट इंजाइम्स एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन द बॉडी वर्क बेस्ट एट दिस टेम्परेचर. तो 37 डिग्री सेल्सियस को क्यों अच्छा मानते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी का जितना भी, बॉडी में बहुत सारा जो हमारा ग्लैंड है तो वो इंजाइम्स या हार्मोन सिक्रेट करता है. तो ये टेम्परेचर जो है ना 37 डिग्री सेल्सियस, तो इस पर जो हमारा बॉडी का जो जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो सबसे अच्छा स्मूथली कब होता है, 37 डिग्री सेल्सियस के नियर बाई में. ठीक है, उससे अगर कम भी होगा तो वो भी उस पर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा.
ज़्यादा भी होगा तो वो भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे लिए कौन सा आइडियल रहेगा, 37 डिग्री का 36 या 38 तक सही रहेगा। इफ़ द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर बॉडी टेम्परेचर क्या है हमारा बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी प्रोड्यूसेस स्वेट, शरीर क्या करता है, पसीना जो है रिलीज करता है। द ब्लड वेसल्स इन द स्किन्स डायलेट, तो क्या होता है हमारा ब्लड वेसल जो रहता है पहले कॉन्स्ट्रिक्ट रहता होगा तो उसको क्या कर देता है, डायलेट कर देता है, जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं वैसो डायलेशन बोलते हैं। हीट इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी, तो जिसके से क्या होता है हमारा बॉडी से हीट जो है रिलीज हो जाता है, ठीक है। इफ द बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज, जब हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है कम हो जाता है, ठीक है, मीन्स क्या है, कब कम होता है, विंटर टाइम में, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, द बॉडी प्रोड्यूसेस सीवियरिंग, तो हमारा शरीर क्या होता है, कप कपाने लगता है ना, तो उसमें क्या होता है, द ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट, तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारा ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जिस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। एंड हीट इज, जो हमारा बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर रहता है वो हमारा क्या होता है, मीन्स लूज हीट लॉस नहीं होता है बॉडी का, जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट बना रहता है, ठीक है। वही चीज़ बताया गया है, जो अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो बॉडी क्या करते हैं, इंटरनल मीन सॉरी, टेम्परेचर कम होने से बॉडी हमारा कैसे, मतलब क्या, जो बॉडी को मेंटेन करता है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। तो इन दिस वे द बॉडी कीप्स द टेम्परेचर विथ इन द नॉर्मल रेंज। तो ये जो दो मतलब एग्जाम्पल बताए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो है बॉडी जो हमारा दो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर को नॉर्मल करके रखता है, क्लियर। वैसे ही है ब्लड प्रेशर भी, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर भी हमारा नॉर्मली कितना रहता है, 120/80 mmHg, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो एक प्रेशर है जो कि हमारा ब्लड जो है कहाँ पे डालता है, जो हमारा ब्लड वेसल्स का वॉल्स पे, उसको क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स सॉरी ब्लड प्रेशर, क्लियर। तो hemostasis maintains the blood pressure at the normal level so the oxygen and nutrient can reach all the tissue of the body। तो ये हमारा इसमें hemostasis का क्या रोल है, क्योंकि अगर वो हमारा बॉडी जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके चलेगा, तभी जो हमारा ब्लड क्या करता है, कैरियर का काम करता है, जो न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन का सप्लाई कहाँ तक करता है, बॉडी का जितना भी सेलुलर लेवल पे, अगर वहाँ पे अगर ब्लड प्रेशर अगर कम ज़्यादा होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, सही से वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा बॉडी का अगर सेल ही फंक्शन सही से नहीं करेगा तो बॉडी भी सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, जो इसीलिए जो है हमारा ब्लड प्रेशर जो है रेगुलेट कर लेता है। तो इफ़ द ब्लड प्रेशर बिकम्स टू हाई और टू लो, इट मे इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन सच एज, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, ब्रेन पे स्ट्रोक करेगा, हार्ट भी, जब हार्ट का वर्कलोड भी बढ़ जाएगा, ठीक है, किडनी को भी ज़्यादा ब्लड को फिल्टर करना पड़ेगा, ठीक है, तो सब पे वर्क लोड बढ़ जाएगा, हो सकता है कुछ ऑर्गन इसमें से डैमेज भी हो जाएगा। ऑब्वियसली जब ज़्यादा नेफ्रॉन्स वहाँ पे वर्कलोड बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे स्लोली वो वीक होते जाएगा, एंड एक टाइम आएगा जब वो वहाँ पे टोटली रिस्पॉन्स लेना बंद कर लेगा। द हार्ट, ब्लड वेसल्स, नर्वस सिस्टम्स एंड हॉर्मोन्स वर्क्स टुगेदर टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। तो इसमें क्या करता है, तो ये सब मिल के जो हम बताए थे ना, आरास सिस्टम जो था उसके अकॉर्डिंग भी कैसे ब्लड प्रेशर को एडजस्ट कर रहा था, तो ये सब मिल के क्या करता है हमारा, तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्लियर। फिर आता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन भी अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो डायबिटिक कॉज करता है, सुनते हैं ना, जो पेशेंट को डायबिटीज हो गया है तो उसमें क्या होता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी सेल्स, स्पेशली ब्रेन सेल्स। तो बेसिकली क्या है, जो हमारा ग्लूकोज जो है, सो हम पहले ही बता रखे हैं, जो हमारा बॉडी को ग्लूकोज चाहिए ही, क्यों चाहिए, क्योंकि उसी से हमारा बॉडी को एनर्जी मिलता है, ठीक है। द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल is maintained by the hormones insulin and glucagon which are secreted by the pancreas। तो हमारा जो बेसिकली जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कौन मेंटेन करके रखता है, जो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन क्या करता है, उसको
ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एंड ग्लाइकोजन कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है? लीवर में, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो ग्लूकागोन क्या करता है, जो ग्लूकोज को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी फिर से मिल सके। एंड विच ये दोनों कहाँ से सीक्रेट होता है? हमारा पेनक्रियाज से, ठीक है, अल्फा सेल बीटा सेल से। इफ द ब्लड ग्लूकोज इंक्रीजेज, अगर यहाँ पे दो केस दिया है, जो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा तो क्या होगा। तो अगर बढ़ जाएगा ग्लूकोज लेवल तो क्या होगा? द पेनक्रियाज रिलीज इंसुलिन। तो जैसे हम खाना खाए तो थोड़ा देर के बाद क्या होता है, जो हम लोग को एनर्जेटिक फील होता है ना, क्यों होता है? क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा पेनक्रियाज जो है वो क्या रिलीज करता है? इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करता है? द सेल एब्जॉर्ब ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। तो ये हमारा जो सेल जो है, तो ये क्या करता है, जो ग्लूकोज को ब्लड से एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? इफ द ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज है, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर कम हो गया, देन द पेनक्रियाज रिलीज ग्लूकागोन। पेनक्रियाज क्या करता है? ग्लूकागोन रिलीज करता है। एंड इसको कैसे पता चलता है कम हो गया? क्योंकि ये थ्रू नर्वस सिस्टम जुड़ा रहता है, सिग्नल भेजता है, फिर वो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको सिग्नल देते हैं, जो आपको इंसुलिन कब सिक्रेट करना है, ग्लूकागोन कब सिक्रेट करना है। क्लियर? द स्टोर्ड ग्लूकोज इन द लीवर, जो हमारा लीवर में जो कुछ था ना, जो स्टोर फॉर्म में था, वो क्या होगा? रिलीज होगा फिर से ब्लड में। जैसे ब्लड में रिलीज होगा तो हम लोग को फिर से मीन्स क्या, एनर्जी मिलेगा। दिस मैकेनिज्म कीप्स द ब्लड शुगर विथ इन द नॉर्मल रेंज। तो ये जो हमारा जो दोनों हो रहा है, मीन्स दो केसेस, एक में बढ़ जा मीन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, एक में कम हो जा रहा है। तो इन दोनों मैकेनिज्म से क्या पता चल रहा है, तो हमारा ये कैसे हमारा बढ़ जाता है, तो उस वक्त भी हमारा बॉडी जो है शुगर लेवल को कंट्रोल कर लेता है, एंड कम हो जा रहा है उस वक्त भी हमारा बॉडी जो है कंट्रोल कर ले रहा है। तो वही दे रखा है जो इस अकॉर्डिंग जो हमारा नॉर्मल रेंज में मेंटेन करके रखता है। फिर आता है आपका पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड। तो बेसिकली क्या है, द पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड मस्ट रिमेन विथ इन वेरी नैरो रेंजेस। तो हमारा बॉडी का पीएच कितना होना चाहिए? नॉर्मल रेंज होना चाहिए, न्यूट्रल, ठीक है ना। क्योंकि अगर ज़्यादा एसिडिक होगा तो वो भी हार्मफुल है, एंड बेसिक होगा तो वो भी हार्मफुल है, ठीक है। दिस स्लाइटली अल्कलाइन पीएच इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम्स एंड बायोकेमिकल रिएक्शन। तो स्लाइट क्यों बोला है पीएच अल्कलाइन होना चाहिए? क्योंकि 7 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा भी बेसिक होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये इतना अगर थोड़ा सा स्लाइट अल्कलाइन रहता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी का जो है एंजाइम का जो फंक्शन है वो वहाँ पे एक्टिव रहता है, ठीक है। एंड हमारा जो बॉडी में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होता है वो प्रॉपरली होता है। फिर क्या है, जो द बॉडी मेंटेन्स पीएच थ्रू। बॉडी क्या करता है, पीएच को कैसे मेंटेन करता है? बफर सिस्टम इन द ब्लड, ठीक है। फिर आता है रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम भी क्या करता है, जो CO2 को रिमूव करेगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो एसिडिक कंसेंट लेवल जो है वो कम होता है, ठीक है। अगर CO2 बढ़ेगा तो क्या होगा, एसिडिक जो हमारा ब्लड का एसिडिक पीएच बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आता है किडनी। तो किडनी क्या करता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रेगुलेशन ऑफ बायोकार्बोनेट। तो हम लोग जानते हैं जो H+ आयन कंसंट्रेशन एसिड बेस के लिए था ना, तो एंड बायोकार्बोनेट क्या करता है, बेसिक नेचर का रहता है, ठीक है। तो ये सब भी हमारा बॉडी का पीएच को रेगुलेट करता है। इफ द पीएच बिकम्स टू एसिडिक और टू एल्कलाइन मीन्स क्या, टू बेसिक, इट कैन लीड टू सीरियस कंडीशन सच एज एसिडोसिस एंड एल्कोलोसिस, ठीक है। अगर एसिड बढ़ गया तो एसिडोसिस, एंड एल्कलाइन बढ़ गया तो एल्कोलोसिस। क्लियर? फिर आता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो बॉडी में हमारा जानते हैं नियर बाई 70% बॉडी में क्या है, वाटर है। तो वो भी हमारे बॉडी में रहना बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी। ज़्यादातर जब हम लोग का वोमिटिंग होता है तो बोलते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट लेने के लिए, क्योंकि वो क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट भी हमारे बॉडी के लिए उतना ही जरूरी है जितना न्यूट्रिएंट या ग्लूकोज जरूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, द बॉडी मस्ट मेंटेन द प्रॉपर बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो बॉडी क्या करता है, जो हमारा बॉडी में एक एडिक्वेट अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए,
ठीक है, जिसमें कौन कौन सा रहता है, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड। तो यही सब हमारा आयन चैनलर में भी काम करता है, रिसेप्टर में। ठीक है, इसी का रिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन में यही सब ना मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर, कहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, जो बोले थे, जो हमारा न्यूरो का जो कंडक्शन में भी हेल्प करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम, इसके अलावा पोटासियम एंड सोडियम जो है मेजर रोल प्ले करता है। मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस, हमारा बॉडी का फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करता है। ब्लड को कोई टेस्ट किए हैं, कैसा लगता है, स्लाइटली नमकीन लगता है ना, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट रहता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है, जो बॉडी का फ्लूइड बैलेंस को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, हमारा बॉडी का ब्लड प्रेशर जो कैसे मेंटेन करेगा, जो हमारा एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन्स रहता है उसके थ्रू, रास सिस्टम था ना हाइपरटेंशन वाला में जो देखे थे, उसमें था ना, जो जब हमारा बॉडी में वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाता था तो एल्डोस्टेरोन, हाँ, तो एंजियोटेंसिन को, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, फिर से वो क्या करता था, हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता था, हमारा एक तो ब्लड वेसल्स नैरो हो जा रहा था, दूसरा क्या हो जा रहा था, जो वाटर मतलब जो हमारा जो रीएब्जॉर्ब होके फिर से सर्कुलेशन में चला था, जिसकी वजह से क्या था, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहता था। ठीक है, तो ये हमारा ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। फिर द किडनीज हॉर्मोन्स लाइक एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन एंड थर्स्ट मैकेनिज्म हेल्प्स टू रेगुलेट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो ये सब मैकेनिज्म है जिसके वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रहता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में ये सब कंटिन्यू करेंगे।